Hello students, welcome back. Welcome to the part 5 of chapter 4 chemical bonding and molecular structure. तो पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको लेविस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था फॉर कैटायन और एनायन। अगर मतलब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या किसी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उनकी जो लेविस स्ट्रक्चर होती है उसको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमने कराया था जिसमें क्या होता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज से आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर है तो आप में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके आप ये बता सकते हो कि उस मॉलिक्यूल की उन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सी एक्सेप्टेबल है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि lower the formal charge higher will be the stability of the molecule। ठीक है, उस स्ट्रक्चर में या उस शेप के अंदर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है जिसमें फॉर्मल चार्ज वेरी लेस होता है ऑन द सेंट्रल एटम और द बॉन्डेड एटम। ठीक है, तो जैसे हमने HClO4 का एग्जांपल लिया था। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सेप्शन या लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो इसमें सबसे पहला एक्सेप्शन आता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या कहता है भाई, ऑक्टेट रूल कहता है कि जितने भी मॉलिक्यूल आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, जितने भी एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, दे शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, बट इन H2 molecule each atom has 2 electron yet it is stable। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गई या एक लिमिटेशन हो गई कि भाई ऑक्टेट रूल तो ये कहता है कि जितने भी एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर बाद में इस चीज को चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई जो एटम है जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो एक नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर लेने चाहिए। तो H2 मॉलिक्यूल में इसने He की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या की है, अचीव की है। ठीक है, तो अगर आपको दिया जाता है कि भाई कौन से मॉलिक्यूल जिसमें से ऑक्टेट रूल को एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्शन फॉर ऑक्टेट रूल, दैट इज H2 मॉलिक्यूल। सेकंड वी विल टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल विद द सेकंड एक्सेप्शन क्या है, मॉलिक्यूल्स with incomplete octet of central atom। ठीक है, आपके पास ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। जैसे आपके पास है BCl3 हो गया, BF3 हो गया, BeH2 हो गया या BeCl2 हो गया। ठीक है, अगर आप इनकी स्ट्रक्चर देखें BCl3 की, तो यहां पर बी में 3 और तीनों इसने बॉन्डिंग कर लिया, तो यहां पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। BF3 के अंदर भी क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सेंट्रल एटम के पास। और BeH2 में यहां पर भी इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर BeCl2 में भी इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस बात को डिफाइन नहीं कर पाए कि भाई ये जो मॉलिक्यूल हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, फिर भी ये स्टेबल है, वाई। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें नेक्स्ट लिमिटेशन की, दैट इज मॉलिक्यूल विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी थे जो स्टेबल थे और जिनके अंदर सेंट्रल एटम के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। ठीक है, ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे SF6 हो गया, PF5 हो गया, SF4 हो गया, SO3 हो गया। इन सब में क्या है, जैसे अगर हम SF6 की बात करें तो यहां पर क्या होता है, ये 6 बॉन्ड बना रहे हैं, 6 का डबल करेंगे तो इट विल हैव 12 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पर इसने 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए, येट इट इज वेरी स्टेबल। SF4 की अगर हम बात करें, SF4 में यहाँ पर, ठीक है, ये 4 है, यहाँ पर एक ये, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इस बात की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। PF5 को देखें तो इस तरीके से रहता है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 8 से ज्यादा, ये स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया कि भाई अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो अनस्टेबल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, बट दिस कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल एंड येट इट इज नोन। ओके, तो इट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट main limitation of octet rule. Now we will talk about the next limitation, that is odd molecules with odd electrons. ठीक है, अगर octet rule को अगर आप देखें, octet rule क्या कहता है कि भाई जो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनके पास सभी में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर क्या आने चाहिए, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, क्योंकि 8 क्या है, एक इवन नंबर है। बट देयर आर सम मॉलिक्यूल्स, दैट इज 4 molecules with odd number of electrons, ठीक है, जैसे NO एंड NO2। यहां पर कितने हो गए, 7 + 8 = 15, और यहां पर 7 + 8 × 2 = 23। तो यहां पर odd नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल भी है, तो वो इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए। व्हाई दिस मॉलिक्यूल हैविंग odd number of electron and yet they are stable, ठीक है। Now we will talk about the next stability, next talk, that he could not explain the compounds of inert gases। जैसे आपके पास क्या है, HCF2, बहुत सारे कंपाउंड क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल इस बात पर बेस्ड था कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट होती हैं, इसीलिए हर एक एलिमेंट भी इनर्ट होना चाहता है और वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर खुद ही जो नोबल गैसेस हैं वो इनर्ट होने के साथ साथ फिर भी बॉन्डिंग कर रहे हैं। इस बात को भी ऑक्टेट रूल कुछ नहीं बताता है कि भाई व्हाई नोबल गैसेस आल्सो फॉर्म केमिकल मॉलिक्यूल्स। Many molecules were known of the noble gases and he could not explain why the noble gases are forming these compounds, ठीक है। Next we will talk about the octet rule। जो होता है, octet rule does not tell about structure of the molecule, ठीक है। And next 7th point is octet rule does not tell about the stability of the molecule in terms of energy। एनर्जी जितनी लोअर होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो उन्होंने किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में बात की नहीं। जब एनर्जी के बारे में बात नहीं हुई तो स्टेबिलिटी की हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं रिगार्डिंग द कोवलेंट कंपाउंड एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट statement regarding the covalent compound. So you have to find out, you should know the properties of covalent compound so that you can find out the incorrect statement or correct statement, ठीक है। and this all things limitation, whether it is limitation की भी आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बातें पूछ सकते हैं ऑक्टेट रूल के रिगार्डिंग। तो आपको हर एक चीज को इंपॉर्टेंट मान के करना है, ठीक है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये चीजें थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। यू हैव टू कंसिडर दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी
going to be asked in the exams. ठीक है. Now we will talk about the covalent compound. Covalent compound. Covalent compound क्या होते हैं? The compounds formed by the covalent bonds or having covalent bond are called covalent compound. ठीक है. जिन कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं या जो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं. जैसे इसमें आपका CO2 हो गया, SO2 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, C6H12O6 हो गया, etc. मैनी. ठीक है. मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स. तो पहला अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में आप बता सकते हैं दे कैन एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये किसी बात के ऊपर डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ठीक है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. वो क्या होता है? दैट इज रिलेटिवली लो बिकॉज ऑफ लो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी में ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं. मतलब जो जैसा कंपाउंड होगा उसी तरीके के कंपाउंड में डिसॉल्व होगा. ठीक है. दे फॉलो द लाइक डिसॉल्व्स लाइक फॉर्मूला सॉल्युबिलिटी कि भाई जो आपका पोलर कोवलेंट होता है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और अगर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा. नंबर 4 वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होते हैं? दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी आयन. ठीक है. एनी आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं इन सॉल्यूशन. फोर्थ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शंस. बिटवीन केमिकल रिएक्शंस आर स्लो. ठीक है. क्यों स्लो होती हैं? क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. फोर्थ दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम. दो न्यूक्लियाई, जैसे ये है HH, तो जो ये वाला बॉन्ड है हाइड्रोजन और इसके न्यूक्लियस के बीच में बना है. ठीक है. तो इसकी एक हमें पोजीशन पता है, डायरेक्शन पता है, तो दैट्स व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर. ठीक है. तो आपको क्या दे दिए जाएंगे? 3 कंपाउंड दे दिए जाएंगे कोवलेंट कंपाउंड, और एक आपसे आयनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इनमें से कौन सा कंपाउंड डायरेक्शनल इन नेचर नहीं है. तो जो कोवलेंट कंपाउंड नहीं है वो डायरेक्शनल भी नहीं है. ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. इसके बाद वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि हम बार बार लेविस स्ट्रक्चर में बात कर रहे थे, तो अब हम इस बॉन्ड के बारे में बात करेंगे. इस बॉन्ड में क्या होता है? जैसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या होता है? एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड होता है. लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में जैसे लैंगमुइर ने बताया था कि भाई कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए.
दोनों बॉन्डेड एटम्स, जो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि भाई यहाँ पर जिस एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे एटम को दे देता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और उसके साथ क्या कर लेता है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसको कहते हैं डोनर एटम, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर एटम। ठीक है, तो इसलिए इसको हम डोनर एक्सेप्टर एटम भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और सेमी पोलर या कोआयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, इट इज द कोवलेंट बॉन्ड in which shared pair of electrons come from only one atom, which is called donor atom, and other atom is called acceptor। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, आपके पास क्या है, वाटर है, और ये आपके पास H पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरा चला गया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये क्या करेगा, X के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, और डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड और कोआयनिक बॉन्ड, ठीक है, सेमी पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं। देयर आर मेनी नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, जैसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें डोनर ये होता है, जैसे ओजोन हो गया, ओजोन के अंदर ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन ने दिए हैं। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। सल्फर हो गया, जैसे इसमें इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस बॉन्ड को बनाने के लिए सभी इलेक्ट्रॉन इस सल्फर ने दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर देख के पता चल जाता है कि भाई कौन सा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है या नहीं बना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो आइडिया है उसका क्या कंसेप्ट है, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद वी विल टॉक अबाउट द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोवैलेंसी, आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और जो वैलेंसी होती है, जितना चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, एंड देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between a positively charged ions. The electrostatic force of attraction between a positively charged ions is called which hold them together. Together is called आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक कैटायन होता है, कैटायन आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, एक एनायन होता है, एक होता है नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो ये दोनों चीजें होती हैं। कैटायन जो होता है वो किससे बनता है, वो मेटल से बनता है। ठीक है, और ये नॉन मेटल से बनता है।
ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जैसे NH4, ये भी एक कैटायन है लेकिन इट इज ए फॉर्म बाय नॉन मेटल्स। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, इसमें देर इज, ये आपको याद रखना है, देर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कोई म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। देर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, और जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो इसलिए बनता है ताकि जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उन एटम में क्या आ जाए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आ जाए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें NaCl की, NaCl कैसे बना, Na में आपको पता है कि भाई कितना होता है, 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल हो गया। वैसे ही Cl है, सेल के पास होता है 287, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव 288, ये भी स्टेबल। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे इस तरीके से, Na पॉजिटिव एंड Cl, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा एंड इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दैट इज NaCl। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में बना लेते हैं, आप इसको यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर आप MgO को देखें, MgO कैसे बनेगा, Mg में क्या होता है, 282 होता है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg 2 पॉजिटिव 28 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने लूज कर दिए। यहाँ पर फिर आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होता है 26, इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये O2 2 नेगेटिव बना लेगा। तो Mg2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, इट विल फॉर्म MgO। लेकिन एक्चुअल में ट्रांसफर कैसे होता है, Mg के ऊपर पहले हम लेविस डॉट बनाएंगे, लेविस सिंबल्स, फिर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जंप कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से, जिसको हम MgO भी बोलते हैं। इस तरीके से आपको फॉर्मेशन आनी चाहिए, वो कोई भी आपको आयनिक कंपाउंड दे सकते हैं, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देखनी है। मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो इतने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करने हैं, नॉन मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने इलेक्ट्रॉन उसको देने हैं। जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई भी गेन करता है उतना ही नेगेटिव चार्ज। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन किया तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन किए तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको देखना है, फिर यहाँ पर आपको लेविस डोसेज का ट्रांसफर दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, आयनिक बॉन्ड। और इसमें अगर हम बात करें किसकी, हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंसी, द चार्ज वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, द चार्ज ऑन द स्पेसिस इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। जो भी चार्ज होता है, जैसे यहाँ पर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, द चार्ज ऑन द आयन, द चार्ज ऑन द आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, चार्ज ऑन द आयन, तो ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी द चार्ज ऑन आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, जैसे Al3 पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 3, O2 नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 2। ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन करें तो इनकी वैलेंसी सेम हो जानी चाहिए, तो इसको तो 2 से करेंगे, उसको 3 से, तो ये जाएगा Al2O3। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो now we will talk about the formation of ionic bond. What are the conditions we should look for the formation of ionic compound? ionic compound की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।
तो आयनिक कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो आपको पता है कि भाई दो चीजें तो चाहिए, एक कैटायन बनता है और एक एनायन बनता है। लेकिन कौन से फैक्टर हैं वी विच हैव टू कंसिडर सो दैट वी कैन मेक आयनिक कंपाउंड मोर कन्वीनियंटली एंड फास्टली। तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होता है, इसमें तीन फैक्टर्स हैं। देर आर थ्री फैक्टर्स on which formation of ionic compounds depends, that is ionization enthalpy of metal, second is electron gain enthalpy of non-metal, ठीक है, एंड थर्ड वन इज लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, ये अलग से टॉपिक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मेटल के लिए होता है कि भाई ये क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। ठीक है, जब ये दोनों कैटायन और एनायन आपस में रिलीज हो जाते हैं वहां पर आता है आपका लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल क्या होनी चाहिए, इट शुड बी लो। अगर आपसे पूछा जाए एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी हाई एंड लैटिस एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड शुड बी हाई। ठीक है, तो ऐसा क्यों है भाई, ये हाई, ये दोनों हाई और ये लो होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्योंकि लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर रेडिली विल द कैटायन विल फॉर्म। ठीक है, जो कैटायन है वो बहुत जल्दी बनेगा, जितनी ज्यादा आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है कैटायन उतनी ही जल्दी बन जाता है, क्योंकि कम एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी फास्टर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ cation, and higher the value of electron gain enthalpy means more negative the electron gain enthalpy, more readily will the ion form। ठीक है, and when cation or anion combine together to form ionic compound, if the lattice enthalpy, the amount of energy released, the stability of ionic compound, and the more readily will the ionic compound will form। ठीक है, जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो उतना ही जल्दी बनेगा और वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा अगर लेटिस एंथैल्पी हाई होती है। तो ये तीन फैक्टर आपको याद रखने हैं कि देर आर थ्री फैक्टर्स ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स डिपेंड। ओके, व्हाट आर दिस फैक्टर्स? These factors are ionization enthalpy of metal, that should be low, lower the ionization enthalpy more readily will cation form, and electron gain enthalpy for non-metal, higher the electron gain enthalpy more readily will ion form, and lattice enthalpy of the ionic compound should be high so that it can form easily and stable। ठीक है, तो these are the three factors on which formation of ionic bond depends। ओके, तो इतना करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लेटिस एंथैल्पी एंड द फैक्टर्स डिपेंड ऑन विच लेटिस एंथैल्पी डिपेंड्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ all these things we will discuss in the next part। so for today it is from this topic only। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें। और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।